हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 10, जिसका टाइटल है कॉन्टीजेंट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में संयोगिक अनुबंध कहा जाता है। एक टर्म आप अकाउंट्स पढ़ते समय सुनते हैं जिसे कंटीजेंट लायबिलिटी कहा जाता है, जिसे संयोगिक दायित्व कहा जाता है कि कोई ऐसी लायबिलिटी जिसका होना या ना होना किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। यानी कि वो लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसीलिए आप उसे बैलेंस शीट के मेन हिस्से में ना दिखा करके उसके नीचे फुट नोट के रूप में दिखाते हो। उसी से जुड़ता हुआ एक टर्म यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आप सभी जानते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट फर्दर ओरल हो सकता है, वो रिटन हो सकता है, वो एब्सोल्यूट हो सकता है, वो कंडीशनल हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब उसमें किसी तरह की कोई भी शर्त दोनों पार्टी के द्वारा नहीं लगाई जाती है, और वो अगर कंडीशनल है तो उसमें कुछ शर्तें इम्पोज की जा सकती हैं। सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, लीगल होते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए उन सभी एलिमेंट्स की शर्त को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने वर्ड लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वो हमने लिख दिया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यहाँ कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 31 में, जिसमें कहा गया है कि एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी काम को करने या ना करने के बारे में हो सकता है, और उस काम को करने या ना करने की जब बात होती है वो फर्दर एक ऐसे इवेंट पर डिपेंड करती है जो कोलैटरल होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उससे जुड़ा हुआ जो इवेंट है उसकी सिचुएशन क्या रहती है। वो इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फर्दर किसी काम को करने के बारे में भी हो सकता है, ना करने के बारे में भी हो सकता है। अब इस पॉइंट को हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, बड़े सिंपल से एग्जांपल से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज़ एक्स वाई को ये कहता है कि अगर वाई के मकान को आग लग गई तो वो उसे 10,000 रुपये देगा। तो अब एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि अगर वाई के मकान को आग लग गई तो एक्स पैसे देगा, नहीं तो एक्स पैसे नहीं देगा। अब एक्स और वाई में जो ये लेन देन की बात हुई है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके साथ क्या बात जुड़ गई कि कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, अगर मकान को आग लगेगी तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। या अगर ए बी को ये कहता है कि मैं आपको 5,000 रुपये दे दूंगा अगर आप मेरे काम को करने के लिए दिल्ली चले जाओ, आप दिल्ली से मेरे लिए कुछ सामान ले आओ तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। अब यहाँ पर वो पैसे बी को कब मिलेंगे, अगर बी दिल्ली जाने के लिए एग्री कर जाता है, बी दिल्ली चला जाता है तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। या अगर एक पर्सन कहता है कि मैं आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बारे में कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अगर मैं केस जीत गया तो मैं आपको ये प्रोडक्ट बेच दूंगा, नहीं तो मैं आपको ये प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। अब यहाँ हमने जो 3 एग्जांपल लिए, आग के लगने की बात हो रही है, उसके दिल्ली जाने की बात हो रही है, एक पर्सन के कोर्ट में चल रहे केस को जीतने की बात हो रही है या हारने की बात हो रही है। ये सारी सिचुएशंस क्या हैं कि अगर ये होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये नहीं होंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ना होना या ना होना किसी एक ऐसे इवेंट पर डिपेंड करता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह के इवेंट को लॉ में कोलैटरल इवेंट कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन भी बुक में दी गई है आपको, पॉलक एंड मुल्ला ने इसे एक्सप्लेन किया है कोलैटरल इवेंट को, जिसके बारे में कहा गया है कि ए कोलैटरल इवेंट मीन्स एन इवेंट विच इज़ नाइदर ए परफॉर्मेंस डायरेक्टली promised as part of the contract nor the whole of the consideration for a promise। कि एक ऐसी घटना जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट का होना भी पॉसिबल नहीं होता। वो इवेंट कोलैटरल होगा, संपार्श्विक होगा, पैरेलल टू द कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये सिचुएशन जो होती है, इस सिचुएशंस के अंतर्गत इसके अंडर जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में
कवर करते हैं। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं, वो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें हम कवर करेंगे एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कि उसमें कौन कौन सी बातों का होना ज़रूरी है। सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन कंटीजेंसी। उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस, उसका होना या ना होना कंटीजेंसी पर, संयोग पर, संभावना पर, प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करता है। वो कंटीजेंसी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आग का लगना, उस पर्सन का दिल्ली जाना, उस पर्सन का जो हमने केस का हारना या जीतना, ये सारे संयोग हैं, ये कोलैटरल सिचुएशंस हैं। जो होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है? कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी हुई एक घटना पर, एक इवेंट पर। वो जो साथ जुड़ी हुई घटना होती है उसे कोलैटरल संपार्श्विक वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है, संपार्श्विक या कोलैटरल इवेंट कहा जाता है। ये इसका सेकंड फीचर है। नेक्स्ट जो इसमें फीचर होता है वो है कि इवेंट शुड नॉट बी ऑन द मेयर विल ऑफ द प्रोमाइज़र। जिस इवेंट के होने या ना होने की बात हो रही है, उस इवेंट का होना या ना होना प्रोमाइज़र की मर्ज़ी पर डिपेंड नहीं करता। आग का लगना या ना लगना हमारी मर्ज़ी पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा पर्सन दिल्ली जाएगा या नहीं जाएगा ये हमारी मर्ज़ी पर डिपेंड नहीं करता। हम केस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये हमारी मर्ज़ी पर डिपेंड नहीं करता। कि उस कोलैटरल इवेंट पर हमारा अपना कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। तभी हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना कब पॉसिबल होगा? जब वो इवेंट होगा, लेकिन उसके होने या ना होने पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है, ऑल एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में उसका होना या ना होना कंटीजेंसी पर डिपेंड करता है, कोलैटरल इवेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो कोलैटरल इवेंट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे फीचर भी हों जो एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए हमने पहले कवर किए हैं। वो फीचर भी उसमें उनमें होने चाहिए, तभी वो कोलैटरल वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको इसके एसेंशियल एलिमेंट्स में या करैक्टरिस्टिक्स में या फीचर में मेंशन करने हैं। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम यहाँ कवर करेंगे, वो है रूल्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लॉ से कब एनफोर्स करवाया जा सकता है, लीगल तरीके से कब इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, किन किन सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, उसके बारे में क्या क्या रूल्स हैं वो हमने यहाँ 1 बाय 1 कवर करने हैं। 6 रूल्स हैं जो हम 1 बाय 1 टेकअप करेंगे। पहला जो रूल है वो है एनफोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सेक्शन 32 में बताया गया है एनफोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कि एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर एक इवेंट के होने पर, उस कॉन्ट्रैक्ट के होने पर, उस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी हुई जो कोलैटरल इवेंट के होने पर डिपेंड करता था, तो अगर वो कोलैटरल इवेंट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अगर वो इवेंट नहीं होता है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ से एनफोर्स नहीं होगा। जैसे हम पहले वाले एग्जाम्पल को ही कवर करते हैं। यहाँ पर ए ने बी को कहा कि अगर बी उसके काम के लिए दिल्ली जाता है तो वो बी को 5,000 रुपये देगा। अगर बी दिल्ली जाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अगर बी दिल्ली चला जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। यहाँ ए को बी को वो पैसे देने ही देने पड़ेंगे। ये एक लीगल सिचुएशन हो जाती है। ए ने बी को ये कहा कि अगर आपके मकान में आग लग जाती है तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। अब यहाँ पर अगर मकान में आग वास्तव में ही लग जाती है तो ये पैसे उसे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इवेंट जिसके बेस पर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कोलैटरल इवेंट अकर हो गया है, वो हैपन हो गया है। दूसरा जो रूल है वो है एनफोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है कि वो एक कोलैटरल इवेंट के ना होने पर निर्भर करता है, तो वहाँ अगर वो कोलैटरल इवेंट नहीं होता है, वो घटना नहीं होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से एनफोर्स होगा, नहीं तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जैसे अगर एक्स वाई के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि एक स्पेसिफिक जो शिप है, जो समुंदर के रास्ते से शिप आ रहा है, अगर वो शिप वापस नहीं आया तो वो वाई को 10,000 रुपये देगा। अब वाई को 10,000 रुपये कब मिलेंगे? अगर वो शिप वापस नहीं आता, अगर वो कोलैटरल इवेंट हैपन नहीं होता, अगर वो कोलैटरल इवेंट अकर नहीं होता है तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो उससे पैसे नहीं मिलेंगे।
नेक्स्ट इसमें रूल है वो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ए फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए पर्सन। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ए फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए पर्सन का मतलब होता है, इसे सेक्शन 34 में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर वो कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कोलैटरल इवेंट पर डिपेंड करता है जो एक पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, एक पर्सन के कंडक्ट के साथ, व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ उस कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना उस पर्सन के कंडक्ट पर डिपेंड करेगा। जैसे सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई को ये प्रॉमिस करता है कि अगर वाई एक पर्टिकुलर लड़की से जेड के साथ शादी कर लेता है तो वो वाई को 50,000 रुपये देगा। अब यहाँ पर अगर वाई जेड के साथ शादी करने की सोच रहा है लेकिन इन बिटवीन जेड की शादी कहीं और हो जाती है, तो यहाँ अब वाई चाहे तो भी शादी नहीं कर सकता जेड के साथ, या अगर जेड की मृत्यु हो जाती है, जेड की डेथ हो जाती है, तो भी वाई की जो शादी है वो जेड के साथ नहीं हो सकती, यहाँ वाई को पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वास्तव में वाई जेड के साथ शादी कर लेता है तो एक्स को वाई को वो अमाउंट देनी पड़ेगी, क्योंकि जो कंडक्ट एक पर्सन को कहा गया था कि अगर वो ऐसा करेगा तो पैसे मिलेंगे, तो अगर वो वैसा करता है, वाई जेड के साथ शादी कर लेता है एक्स के कहने पर, तो यहाँ एक्स वाई को वो पैसे देने के लिए बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब वो इवेंट जो है वो अकर हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से एनफोर्सिबल हो गया। अब जो हमने पहले दो रूल यहाँ पर लिखे, इन दोनों रूल्स के साथ अगर हम टाइम फैक्टर, समय अवधि भी जोड़ देते हैं तो हमारे नेक्स्ट दो पॉइंट बन जाते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट विद इन फिक्स टाइम। स्पेसिफिक इवेंट के होने पर, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ दिया, एक और पॉइंट, विद इन फिक्स टाइम। अगर हम पहले वाले एग्जांपल में कहें कि ए बी को ये कहता है कि अगर आपके मकान में 1 महीने के अंदर अंदर आग लग गई तो मैं आपको पैसे दूंगा, नहीं तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। यहाँ आग का लगना कोलैटरल इवेंट है, लेकिन उसके साथ टाइम फैक्टर को भी जोड़ा गया है। 1 महीने के अंदर अंदर अगर आग लगेगी तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। एक पर्सन कहता है कि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, अगर मैं 1 महीने के अंदर अंदर केस जीत गया तो मैं ये प्रॉपर्टी, ये प्रोडक्ट आपको बेच दूंगा। तो यहाँ पर केस के जीतने पर कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना डिपेंड करता है, बट एट द सेम टाइम 1 महीने के उन्होंने जो टाइम डिसाइड किया है वो भी यहाँ पर रेलिवेंट हो जाएगा। तो अगर वो स्पेसिफिक कोलैटरल इवेंट विद इन स्पेसिफाइड फिक्स टाइम में हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब हमने जो सेकंड पॉइंट मेंशन किया था वो हमारा, उसके साथ अगर हम टाइम जोड़ दें तो हमारा वो नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है। वो है नेक्स्ट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट विद इन फिक्स टाइम। अगर फिक्स टाइम में वो स्पेसिफिक इवेंट नहीं होता तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, वो लॉ से एनफोर्सेबल हो जाएगा। जैसे हमने शिप के वापस ना आने की बात की थी कि अगर ए बी को ये कहता है कि अगर जो समुंदर से शिप आ रहा है मेरा, वो शिप 1 महीने के अंदर अंदर ना आया, शिप का ना आना कोलैटरल इवेंट है, लेकिन टाइम कितना है, विद इन 1 मंथ, कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर वो वापस ना आया तो मैं आपको इतनी अमाउंट दूंगा, वो अमाउंट भी फिक्स कर देते हैं। और अगर वो शिप वास्तव में ही उस स्पेसिफिक टाइम में वापस नहीं आता तो वो कोलैटरल इवेंट वहाँ पर अकर हुआ मान लिया जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ से एनफोर्स करवाया जा सकेगा। नेक्स्ट इसके साथ जुड़ा हुआ रूल है वो हमारा रूल है, वो 6 पॉइंट है कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। सेक्शन 36 में बताया गया है कि अगर वो कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल इवेंट के होने पर निर्भर करता है। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब कि जो इवेंट हो ही नहीं सकता, दो पैरेलल लाइंस हैं वो आपस में नहीं मिल सकती हैं, जादू से खजाना ढूंढने की अगर हम बात करें, आसमान से चांद तारे तोड़ने की बात करें, सूरज को ज़मीन पर लाने की बात करें, इन चीज़ों को हम अगर बेस बना करके, इन चीज़ों को अगर हम आधार बना करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हाँ कर देते हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि उस इवेंट ने तो होना ही नहीं है, उसके होने के कोई चांसेस ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो वो कोलैटरल इवेंट ना तो होगा ना उसके होने की संभावना है। तो इसलिए इम्पॉसिबल रिमेंस इम्पॉसिबल, और उसका लॉ में भी यही रूल होता है कि लॉ से भी आप उसे पॉसिबल वाली कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। इस वजह से ये जो 6 नंबर वाली कैटेगरी है जिसको हमने यहाँ मेंशन किया, कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, ये सारे वॉइड होते हैं, ये लॉ से एनफोर्स नहीं करवाए जा सकते। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 था जो हम कवर करे थे। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बड़ा आसान सा चैप्टर है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो एक स्पेशल सिचुएशन वाली कैटेगरी में आता है।
इसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए। कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू।